ये हक्कर रूल क्या होता है, या ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक बन जाता है। वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को हम हक्कर रूल से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हक्कर रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड, नंबर 2 एंटी एरोमेटिक, नंबर 3 नॉन एरोमेटिक, जिसे हम नॉट एरोमेटिक भी कहते हैं। अब इन तीनों कंपाउंड को 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो इनमें से सभी कंडीशन का उसमें फुलफिल होना जरूरी है। नंबर 1 कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2 उस रिंग के हर एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। नंबर 3 उस रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 4 ऐसे कंपाउंड जो होते हैं अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो उनमें हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। यहाँ पे n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसमें n की वैल्यू 0 से लेकर होल नंबर तक हो सकती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखी जाती है तो हमारे पास इस रूल से पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसी तरह 1 रखने पर 6 होगी, 2 रखने पे 10 हो जाती है और n की वैल्यू 3 रखने पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। तो कोई भी कंपाउंड अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर लेता है और उसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का हो जाता है। नंबर 2 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट 3 कंडीशन एग्जैक्टली सेम होती हैं, यानी कंपाउंड साइक्लिक नेचर का होना चाहिए। नंबर 2 कंपाउंड के रिंग में हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। नंबर 3 उस कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की तरह से ही कंप्लीट डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन होना चाहिए। इन 3 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद अगर कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है तो ऐसे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू यहाँ पे होल इंटीजर होती है। अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, 2 रखने पर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और इसी तरह से अगर वैल्यू 3 रखी जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 12 हो जाती है। इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड इन कंडीशन को फुलफिल कर देता है और उसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस कंडीशन में वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाता है। यानी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ डिफरेंस टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ए में मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है और एग्जाम्पल बी में मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आपस में इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर ए यानी बेंजीन की। बेंजीन का मॉलिक्यूल मेरे पास एक रिंग की तरह है, यानी बेंजीन का मॉलिक्यूल साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे हमने साइक्लिक मॉलिक्यूल में टिक मार्क कर दिया। चूंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पे हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, इसी कारण से बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेनर या फ्लैट नेचर का होता है। तो इसमें हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को टिक कर दिया कि बेंजीन का मॉलिक्यूल फ्लैट नेचर का है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करके हमारे पास इसकी एक स्ट्रक्चर की और फॉर्मेशन हो सकती है। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो होंगी ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। यानी बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में होने के कारण इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि इसमें तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। इसी तरह अगर मान लो बी एग्जाम्पल को डिस्कस करें जिसमें मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल दिया गया है, तो अगेन ये 4 मेंबर एक रिंग की तरह होता है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लेता है कि कंपाउंड साइक्लिक है। क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है और चारों के चारों कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लेनर नेचर का होता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव करके इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो सकता है।
क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं, यानी आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, यानी दोनों ही कंपाउंड में, इसलिए कंप्लीट कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होती है। तो तीसरी कंडीशन में भी हमने यहाँ पे टिक मार्क कर लिया कि बी एग्जाम्पल जो है उसमें हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। तो दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेंजीन के मॉलिक्यूल में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन में टोटल 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं और एक पाई बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी साइक्लोब्यूटाडाइन में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अगर मैं इसको रूल के बेसिस पे बात करूं तो जो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है इसमें 4n+2 पाई रूल का फॉलो होता है और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। इसी कारण से जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक नेचर का होता है, जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंपाउंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या का ही डिफरेंस है, बाकी तीनों की तीनों जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना चाहिए और तीसरी उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। हक्कर रूल को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने 3 तरह के नोट को मेंशन किया है। ये तीनों नोट प्रीवियस कुछ वीडियोस के कंक्लूजन है। नंबर 1, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी एटम का जब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर उस एटम पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या वो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर कंजुगेशन में है क्या? अगर मान लो वो कंजुगेशन में है तो ऐसी कंडीशन में उस नेगेटिव चार्ज, उस लोन पेयर या फिर उस पॉजिटिव चार्ज का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को कंसिडर करूं तो यहाँ पे Z के पास नेगेटिव चार्ज है, बट इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अब इस नेगेटिव चार्ज का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इसी तरह से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करूं तो यहाँ पे Z के पास लोन पेयर है। अगेन इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कहीं भी कोई कंजुगेशन या रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अगेन ये sp3 होगा। अगर मान लो मैं इस एग्जांपल को कंसिडर करूं तो इसमें जो Z नेगेटिव है ये इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज अब आपस में कंजुगेशन में है और कोई भी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में है तो हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस लोन पेयर को इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये जो लोन पेयर होगा इस एग्जांपल में ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी एटम के पास चाहे एक लोन पेयर हो या एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, ये लोन पेयर 2 कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, या तो ये लोकलाइज होते हैं या फिर डीलोकलाइज होते हैं। अब लोकलाइज और डीलोकलाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि कहीं भी कोई नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उनको हम डीलोकलाइज कह सकते हैं। अगर मान लो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तब उनको हम लोकलाइज कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टाइप के स्ट्रक्चर गिवन है। अगर मान लो मेरे पास कोई Z ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है और Z जो होगा वो पाई बॉन्ड के साथ इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में इस Z के पास दोनों साइड में कंजुगेशन होगा और ये इसका जो लोन पेयर होगा, अब इस लोन पेयर को हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी ये जो लोन पेयर होगा ये डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर में Z के पास 2 लोन पेयर है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी भी एटम के पास एक से ज़्यादा कितने भी लोन पेयर हो, अगर वो लोन पेयर कंजुगेशन में है तो हमेशा उसमें से एक लोन पेयर जो होता है वही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसके पास 2 लोन पेयर है तो हम ये मान लेंगे कोई एक लोन पेयर जो होगा ये इसका लोकलाइज होगा, यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और कोई एक लोन पेयर जो होगा जिसको हम मान लेंगे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये डीलोकलाइज नेचर का होगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है
कि Z के पास लोन पेयर हो और वो एक तरफ से डबल बॉन्ड और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाए हो। ऐसी कंडीशन में ये जो Z का लोन पेयर होता है ये हमेशा लोकलाइज नेचर का होता है, यानी किसी भी तरीके से अब ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हक्कर रूल में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के वक्त हमको किन चीज़ों को कंसिडर करना है। जैसे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमको 0 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कहीं भी नेगेटिव चार्ज है तो उससे हम 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। इसी तरह से किसी भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम उनसे 2-2 इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली काउंट करेंगे। और किसी भी एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो, हमेशा उससे केवल एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अलावा तीसरी कैटेगरी होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे हम नॉट एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इन कंपाउंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है, ये कंपाउंड एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन को फुलफिल करके नॉन एरोमेटिक बन सकते हैं। इन कंपाउंड में इन 4 में से कोई एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, अगर कोई भी कंपाउंड मेरे पास साइक्लिक है और उसमें कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। इसी तरह से अगर कंपाउंड मेरे पास ओपन चेन है, यानी उसमें रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, तो सभी तरह के जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो नॉन एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक होते हैं। नंबर 3, अगर कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है बट उसमें कंजुगेशन ना होकर क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं था, उसमें क्रॉस कंजुगेशन था। इस कारण से ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। और क्रॉस कंजुगेशन को हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे लास्ट इसकी कंडीशन होती है कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट वो नॉन प्लेनर है, यानी कि वो अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में सभी तरह के नॉन प्लेनर जो कंपाउंड होंगे वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। अब इन चारों कंडीशन को हम इन चारों एग्जाम्पल में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे मेरे पास ये जो कंपाउंड दिया गया है उसमें अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण अब मैं कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में रिंग थी बट कम से कम मुझे एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम मिल गया, तो इस कारण से ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करके अब ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेकंड में मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि सभी तरह के जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करने के कारण नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड का ये जो कंपाउंड है ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। अगर मैं एग्जाम्पल 3 को कंसिडर करूं तो इस कंपाउंड में रिंग भी प्रेजेंट है, यानी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसमें हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट सबसे खास बात यह है कि इस कंपाउंड में कहीं भी कंप्लीट कंजुगेशन या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। इस कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो कंजुगेटिव पाई बॉन्ड है उनकी हम मार्किंग कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया, इसको मैंने ए पाई बॉन्ड मान लिया, और इसी तरह से इसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, इसको अब मैं बी मान रहा हूँ, और इसी तरह से मैं अब इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ, इसको मैंने सी मान लिया। यानी आप कोई भी पाई बॉन्ड को हाईलाइटेड कर सकते हो, वो तीनों पाई बॉन्ड आपस में सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर इन तीनों पाई बॉन्ड के बेस पे अगर मैं इसमें क्रॉस कंजुगेशन फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या ए और बी में कंजुगेशन है क्या, तो यहाँ पे आसानी से आप बता सकते हो कि ये जो ए और बी आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी इसका पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, इसलिए ये जो सिस्टम होगा ये कंजुगेशन में होगा। तो अपनों ने यहाँ पे लिख दिया कि ए और बी में कंजुगेशन प्रेजेंट है। इसी तरह से मान लो अब मैं आपसे पूछूं क्या बी और सी में कंजुगेशन है क्या, तो अगेन आप कह सकते हो कि बी और सी में भी कंजुगेशन है, क्योंकि बी का पाई बॉन्ड इस सी के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये जो सिस्टम होगा ये कंजुगेशन में होगा। तो अपनों ने यहाँ टिक मार्क कर दिया कि अगेन बी और सी में भी कंजुगेशन है।
अब बचा तीसरा केस। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं क्या ए और सी में कंजुगेशन है क्या, तो इसका आंसर आएगा ए और सी में कंजुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का पाई बॉन्ड सी के पाई बॉन्ड के साथ एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, इसलिए ए और सी में कभी भी कंजुगेशन नहीं हो सकता। तो यहां पे अपनों ने मेंशन कर दिया कि ए और सी में कंजुगेशन नहीं है। अब क्रॉस कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या बनी? क्रॉस कंजुगेशन की सिंपल ये डेफिनेशन बनी कि कहीं भी दो कंजुगेटेड सिस्टम जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पे क्रॉस कंजुगेशन डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ आप ए के पाई बॉन्ड को किसी भी तरीके से सी पे नहीं ला सकते, या सी के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से आप ए पे नहीं ले जा सकते। यानी कि ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, बट ये तीसरी कंडीशन में फेल हो गया कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ना होकर क्रॉस कंजुगेशन है। और किसी भी कंपाउंड में क्रॉस कंजुगेशन होता है तो ऐसे कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। यानी एग्जांपल नंबर 3 का ये जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है। एग्जांपल नंबर 4, इस एग्जांपल में मेरे पास साइक्लोओक्टा टेट्राइन का मॉलिक्यूल है जिसे हम कोट यानी साइक्लोओक्टा टेट्राइन एब्रिविएशन इसका कोट लिखते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। अगर इस मॉलिक्यूल में कंडीशन को मैच करें तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसमें 8 कार्बन है और हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है। और नंबर 3 जो है इसमें एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी इसमें कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट सबसे बड़ी खास बात यह है कि मॉलिक्यूल जो है कभी भी प्लेनर ही नहीं होता। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इस मॉलिक्यूल की जो नेचर होती है ये टब शेप होती है, और टब शेप होने के कारण अब इसके जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ना रह के परपेंडिकुलर बन जाते हैं। और उस वीडियो में हमने कहा था कि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जो होते हैं ऑर्थोगोनल कहलाते हैं और कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है नॉन प्लेनर नेचर का होने के कारण अब मैं कह सकता हूं कि सभी तरह के नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल चूंकि नॉन एरोमेटिक होते हैं, इसलिए साइक्लोओक्टा टेट्राइन यानी कोट का मॉलिक्यूल जो है ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहां तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि कंपाउंड किन किन कंडीशन को फुलफिल करके एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक बनता है। अब इन सभी कंडीशन को हम डिफरेंट एग्जांपल में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम कुछ एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ए, एंटी एरोमेटिक के लिए AA और नॉन एरोमेटिक के लिए Na। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें मेरे पास 3 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं जिनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कंपाउंड नंबर 1, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ, इसमें लूप बना हुआ है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, यानी ये मेरी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? क्या प्लेनर के लिए उस रिंग के हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना जरूरी है। अगर मैं इन दोनों कार्बन को कंसिडर करूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? तो इसका आंसर है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। और कहीं भी कोई एटम ऐसा आ गया जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो कंपाउंड कभी भी कंप्लीटली प्लेनर नहीं हो सकता, तो ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कंजुगेशन की। क्या इस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है? क्या अगेन इस sp3 एटम के कारण या इस sp3 कार्बन के कारण अब इस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाया। और अगर इस पे हक्कर रूल की बात करें तो अभी हमने देखा था ऐसा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं, यानी ये कंपाउंड नंबर 1 जो होगा ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड नंबर 2 की। कंपाउंड नंबर 2 में यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के साथ देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी अगेन ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और अभी इस वीडियो में हमने नोट में देखा था कोई भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर कंजुगेशन में है तो हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। अब रिंग में बचे हुए बाकी इन दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp2 होगा,
यानी इस रिंग में तीनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब बात करते हैं कंडीशन की। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्या इस कंपाउंड में प्लेनरिटी है क्या? चूंकि इस कंपाउंड के जो तीनों कार्बन है या सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए कंपाउंड प्लेनर है। और इसमें जो ये पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो अगेन इस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, तो अभी हमने नोट में देखा था कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और किन्हीं भी एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। यानी इस कंपाउंड में टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण अब मैं कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा, जहां पे जो n की वैल्यू होगी वो 0 बन जाएगी और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, और इसी कारण से ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक बन जाएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड नंबर 3 की। कंपाउंड नंबर 3 में ये जो मेरे पास कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी कि इस नेगेटिव चार्ज में कंजुगेशन होने के कारण इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। यानी कंपाउंड नंबर 3 में 3 कार्बन की रिंग है, तो कंडीशन इससे फर्स्ट फुलफिल हो रही है, कंपाउंड साइक्लिक है। क्योंकि हर एटम या हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, कंपाउंड प्लेनर बन गया। क्या इसमें कंजुगेशन है क्या? तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो अपने कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है? तो अभी हमने नोट में देखा था कि नेगेटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और किन्हीं भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। यानी इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। चूंकि इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी कि अब ये जो कंपाउंड होगा ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, जिसमें जो n की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इस कारण से इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये कंपाउंड बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में मेरे पास टोटल 5 कंपाउंड गिवन है, जिनको 1 बाय 1 अब हम डिस्कस करते हैं। कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 1 साइक्लिक है, ये इसकी पहली कंडीशन फुलफिल होगी। क्या कंपाउंड 1 में प्लेनर नेचर है क्या? अब इसमें प्लेनर नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस रिंग में देखें तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp3 है, और कहीं भी sp3 इन्वॉल्व हो गया तो वो रिंग कभी भी प्लेनर नहीं हो सकती। यानी ये सेकेंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। चूंकि इसमें sp3 एटम इन्वॉल्व हो गया, इसलिए इस कंपाउंड में अब कैसे भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अगेन ये तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाया। अब इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी? चूंकि कंपाउंड में रिंग है और एक एटम या एक से ज्यादा एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। यानी ये कंपाउंड जो होगा ये नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। कंपाउंड नंबर 2, इस कंपाउंड में अगर मैं इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, यह पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरिटी क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, और इस कंपाउंड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब इस कंपाउंड में भी सभी चीजें वैसी ही एप्लीकेबल होंगी, यानी कंपाउंड साइक्लिक होगा, बट sp3 के कारण ये प्लेनर नहीं बन पाएगा। sp3 के कारण इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और इसीलिए ये कंपाउंड जो है अगेन नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। कंपाउंड नंबर 3, इस कंपाउंड में मेरे पास इन दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के साथ देखो, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के साथ देखो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, और कोई पॉजिटिव चार्ज जब पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो तो ये कंजुगेशन की कंडीशन होती है। यानी इस कंपाउंड में इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। अब बात करते हैं कंडीशन की। क्या कंपाउंड साइक्लिक है? यस, अगेन ये कंपाउंड साइक्लिक है। ये कंपाउंड के हर एटम का प्लेनर नेचर है क्या? अगेन इसमें हर एटम का
हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण कंपाउंड पूरा प्लेनर होगा। क्या इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? अगेन इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज से हमको 0 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं, पाई बॉन्ड से हमको 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं, यानी इस कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण अब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी नेचर जो होगी वो एरोमेटिक नेचर होगी। कंपाउंड नंबर 4, इस कंपाउंड में इन दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हैं। अगेन ये नेगेटिव चार्ज जो हैं इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी दोनों नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होने के कारण इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 बन जाएगा, यानी इस 4 मेंबर रिंग में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो गया sp2। तो कंडीशन की बात करें, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है क्योंकि हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। अगर मैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं तो पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से, यानी इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड जो होगा 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। कंपाउंड नंबर 5, इस कंपाउंड में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों ही चार्ज जो हैं इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी इस पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन प्रेजेंट है और पूरा कंपाउंड जो है साइक्लिक नेचर का है और हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है क्योंकि इसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? इसमें इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज से 0 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और नेगेटिव चार्ज से हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अभी जो कंपाउंड होगा वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, यानी इस कंपाउंड की जो नेचर होगी वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में टोटल मेरे पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं। कंपाउंड नंबर 1, क्योंकि इस कंपाउंड में साइक्लिक नेचर है बट प्लेनर नेचर नहीं है। प्लेनर नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो गया, अब ये प्लेनर नहीं है, इसीलिए इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है और sp3 इन्वॉल्व होने के कारण अब ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड नंबर 2, अब कंपाउंड नंबर 2 जो है साइक्लिक है, इसमें हर एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण कंप्लीट कंपाउंड जो होगा प्लेनर होगा और इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? यहां से 2 और यहां से 2। इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये जो कंपाउंड होगा अब 4n पाई रूल को फॉलो करेगा और बन जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड नंबर 3, ये कंपाउंड भी मेरे पास साइक्लिक है, इस कंपाउंड में प्लेनर नेचर है क्योंकि हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। इस कंपाउंड में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहां से 2, अगेन यहां से 2 और नेगेटिव चार्ज से 2, यानी इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अपने कह सकते हैं ये कंपाउंड जो होगा अब एरोमेटिक बन जाएगा और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। कंपाउंड नंबर 4, ये कंपाउंड टेक्निकली कंपाउंड नंबर 2 के इक्विवेलेंट है। सेकंड नंबर कंपाउंड में यहाँ पर कार्बोकेटाइन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 4th नंबर कंपाउंड में यहाँ पे बोरोन एटम प्रेजेंट है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है और बोरोन पे भी यहाँ पे एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है और इसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है, यानी कि कंपाउंड 4th जो है साइक्लिक नेचर का है, हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण ये कंपाउंड प्लेनर है और इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कंपाउंड 4th में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही कंपाउंड जो होता है
ये 4n पाई रूल को फॉलो करता है और इसीलिए कंपाउंड जो होता है वो एंटी एरोमेटिक नेचर का होता है। एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के कंपाउंड पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोल की। पायरोल जो है फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये साइक्लिक नेचर का है। सबसे खास बात, ये कंपाउंड प्लेनर होता है। अब प्लेनर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है इसका ये जो लोन पेयर है ये इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज है, और कहीं भी लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 बन जाएगा। और इसके जो चारों कार्बन है, ये चारों कार्बन ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अपने कह सकते हैं कि कंपाउंड की कंप्लीट नेचर जो होगी वो प्लेनर होगी। अब बात करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास 1 एलपी है। तो इस कंपाउंड में टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, और ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक बन जाएगा। इसी तरह अगर फ्यूरेन की बात करें या थायोफिन की बात करें, इन दोनों कंपाउंड में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। इन दोनों कंपाउंड को इसके साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस ये आएगा, यहाँ नाइट्रोजन एटम था जिसके पास केवल 1 लोन पेयर था, यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के पास 2-2 लोन पेयर प्रेजेंट है। बट खास बात क्या है, जैसा कि अभी हमने नोट में देखा था, एक एटम पर अगर एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है तो केवल उसका एक लोन पेयर ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि फ्यूरेन भी साइक्लिक होगा और फ्यूरेन में हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। अगेन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी कोई एक लोन पेयर जो होगा इसका डीलोकेलाइज बन जाएगा और कोई एक लोन पेयर जो होगा वो इसका लोकेलाइज बन जाएगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण जो फ्यूरेन होगा वो बिल्कुल पायरोल की तरह 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नेचर का होगा। बिल्कुल इन दोनों कंपाउंड की तरह से ही जो थायोफिन होगा इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। इस सल्फर का कोई एक लोन पेयर लोकेलाइज हो जाएगा और कोई एक लोन पेयर डीलोकेलाइज हो जाएगा, और इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। यानी कंपाउंड थर्ड थायोफिन भी साइक्लिक है, हर एटम इसका प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, यानी कि ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये भी बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जांपल नंबर 5, अगर मान लो कहीं भी मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन के एक तरफ डबल बॉन्ड हो और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है हमेशा लोकलाइज कंडीशन में होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 कंपाउंड गिवन हैं, इन तीनों कंपाउंड में जिन नाइट्रोजन को हम हाईलाइटेड कर रहे हैं ये सभी नाइट्रोजन जो है इनका लोन पेयर जो होगा वो लोकलाइज कंडीशन में होगा। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को देखूं तो इसमें अब कंजुगेशन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल तीनों पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस फर्स्ट कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक नेचर का बन जाएगा, क्योंकि ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा। इसी तरह से कंपाउंड सेकंड में मेरे पास ये जो नाइट्रोजन होगा इसका लोन पेयर जो होगा वो तो लोकलाइज हो जाएगा, तो अपनों ने मेंशन कर दिया इसका लोन पेयर जो होगा वो लोकलाइज नेचर का होगा। बट क्वेश्चन ये है क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है क्या? तो इसको अभी हमने नोट में देखा था कि ये जो लोन पेयर है अब ये लोकलाइज नेचर का नहीं होगा, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो इस कंपाउंड में टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन कहां से आया? इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, अगेन इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, और इस नाइट्रोजन का एक एलपी जो कि डीलोकलाइज है। तो इस डीलोकलाइज लोन पेयर के कारण ही इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और अगेन ये कंपाउंड जो होगा ये एरोमेटिक बन जाएगा। इसी तरह कंपाउंड नंबर 3 में यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज होगा। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, इसमें से केवल एक लोन पेयर ही हमारे काम का है, यानी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस कंपाउंड में टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आए? इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, अगेन इस पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए और सल्फर का कोई एक लोन पेयर, तो टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण
ये कंपाउंड भी 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड भी बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड गिवन है जिसमें C डबल बॉन्ड O दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसका पाई बॉन्ड पोलर नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह के बॉन्ड को हमेशा हम इस तरह से एज्यूम करेंगे कि इसके कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसकी ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास इस एग्जाम्पल में दो कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड गिवन है, क्योंकि इन दोनों में ही C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ मूव कर देंगे और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें 3 मेंबर रिंग हो जाएगी, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ एक बॉन्ड जो है पहले से ही प्रेजेंट था और इसके इस कार्बन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड में हम इतने से हिस्से को यानी इस रिंग को अगर कंसिडर करें तो इस रिंग में हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा और रिंग प्लेनर बन जाएगी और इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अभी जो कंपाउंड होगा वो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड की नेचर जो होगी वो एरोमेटिक होगी। इसी तरह से जो हमारे पास कंपाउंड सेकेंड होगा, इस सेकेंड नंबर कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर लेंगे तो ये कंपाउंड मुझको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर इस कंपाउंड में इतने से हिस्से की बात करें तो इसमें जो मेरे पास 7 कार्बन इन्वॉल्व हैं, इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। रिंग साइक्लिक है, रिंग प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और इसमें इन 3 पाई बॉन्ड के कारण टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी ये कंपाउंड जो होगा वो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड भी बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब होता है जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है उसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं और ये डबल बॉन्ड 2 टाइप का हो सकता है जिसे हम एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो इन दोनों रिंग को आपस में जोड़े हुए हैं। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मान लो ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से ब्रेक हो जिसको हम पाथ 1 मान लें, तो पाथ 1 के अकॉर्डिंग होगा क्या, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये कंपाउंड पाई बॉन्ड को ब्रेक कर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है जिसे हम पाथ सेकंड बोल रहे हैं, जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। अगर पाथ सेकंड हो तो अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अब ये कंपाउंड जो है मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ये बना कि इसमें पाथ 1 या फिर पाथ 2 कौन सा फिजिबल है। इसके लिए हमको क्या करना है कि इन रिंग की इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी देखनी है। अब इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी क्यों देखनी है, क्योंकि जो हक्कर रूल होता है वो मोनोसाइक्लिक रिंग पे एप्लीकेबल होता है, यानी कहीं भी 2 रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको इंडिविजुअल रिंग पे हक्कर रूल को ऑपरेट करना होता है। अगर मैं पाथ फर्स्ट की बात करूं तो इस रिंग में टोटल जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी ये जो इंडिविजुअल रिंग है ये एंटी एरोमेटिक बन रही है। इसी तरह से अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग में अगेन जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी ये रिंग भी इंडिविजुअली एंटी एरोमेटिक बन रही है। इसी तरह से अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें ये जो रिंग है इसमें टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग जो है एरोमेटिक बन रही है। इसी तरह से अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इसमें पाथ 1 और पाथ सेकंड दोनों में से फिजिबल पाथ कौन से हैं। इसके लिए हमको इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। हक्कर रूल के अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद हमारे पास नॉन एरोमेटिक आते हैं और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये इनका स्टेबिलिटी का पैटर्न होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है। इसका मतलब ये है अगर ये पाई बॉन्ड पाथ 1 के अकॉर्डिंग टूटता है तो दोनों रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक बनती है, और अगर ये पाई बॉन्ड पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग टूटता है तो दोनों रिंग जो है एरोमेटिक होती हैं। तो इसलिए पाथ सेकंड जो होगा इसमें मोर फिजिबल पाथ होगा, पाथ फर्स्ट जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं पाएगा।
तो ऐसे कंपाउंड में हमको पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये डिसाइड करना पड़ता है अब उनकी दोनों रिंग की नेचर कैसी है। चूंकि इसमें दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक बनी है, अब इस कंपाउंड को मैं कह सकता हूं इसकी नेचर जो होगी वो एरोमेटिक होगी। वो इस पाई बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर पाएगा और दोनों रिंग को एरोमेटिक बना पाएगा। इसी तरह से एक्सोसाइक्लिक जो बॉन्ड होता है वो केवल एक रिंग के बाहर भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल नंबर 8 में। तो अगेन इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये दो पाथ से ब्रेक हो सकता है, जिसको हम पाथ 1 और पाथ 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ 1 की, जिसको मैं इस तरह से रेड कलर से शो कर रहा हूँ। अगर ये पाथ होता है तो इससे ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कंपाउंड मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं और इसको मैं पाथ 2 मान रहा हूं। अगर पाथ 2 होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंपाउंड मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगेन क्वेश्चन ये बना इसमें पाथ 1 और पाथ 2 दोनों में से मोर फिजिबल कौन सा है। तो इसके लिए हमको इन दोनों कंपाउंड को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस कंपाउंड में इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग में टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन जा रही है। और इसी तरह से इस कंपाउंड में इस रिंग को चेक करूं तो ये जो रिंग है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये एंटी एरोमेटिक बन रही है। और जैसा कि अभी हमने मेंशन किया था कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर हमारे पास नॉन एरोमेटिक आता है और लीस्ट स्टेबल इसमें बनते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इन दोनों में से इस पाथ की फिजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इससे ये रिंग जो है एरोमेटिक बन रही है, यानी इसमें पाथ फर्स्ट जो होगा वो फिजिबल पाथ होगा। और ये जो कंपाउंड होगा इस पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और अब ये कंपाउंड की जो नेचर होगी ये एरोमेटिक नेचर कहलाएगी, यानी ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार पेरिफेरल रेजोनेंस की भी हेल्प ली जाती है। पेरिफेरल रेजोनेंस एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है जिसमें कंपाउंड की पेरिफेरी पे ही रेजोनेंस को चेक किया जाता है। जैसे एग्जांपल नंबर 9 में मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 कंपाउंड ए बी सी डी गिवन है। अगर इन कंपाउंड में अगर मैं हाईलाइटेड ग्रीन पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन को कभी भी रेजोनेंस में कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पे sp3 कार्बन, यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे दोनों sp3 कार्बन और यहाँ पे दोनों के sp2 कार्बन, इन सब को एक्सक्लूड किया जाता है और बचे हुए कंपाउंड के जो टेरिटरी हैं उन पे कंडीशन को चेक किया जाता है। जैसे अगर कंपाउंड ए में इस कार्बन को मैं छोड़ दूं तो इस कंपाउंड की जो टेरिटरी है इसमें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये जो कंपाउंड होगा ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी जो नेचर होगी ये एरोमेटिक नेचर बन जाएगी। इसी तरह अगर बी कंपाउंड को देखें तो इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको हम हक्कर रूल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और इसकी पेरिफेरी पे रेजोनेंस चेक करेंगे और इसमें टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन होने के कारण अब ये जो कंपाउंड होगा वो 4n पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी जो नेचर होगी ये बन जाएगी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल सिमिलर तरीके से कंपाउंड सी में इन दोनों कार्बन के sp3 नेचर को हम अवॉइड कर देंगे और इस कंपाउंड की इस तरह से पेरिफेरी पर या टेरिटरी पे रेजोनेंस को कंसिडर करेंगे और इस कंपाउंड में टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और 14 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन होने के कारण अब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी नेचर भी एरोमेटिक बन जाएगी। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर सी कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तभी भी मैं उसको इस तरह से एक्सक्लूड कर देता और इस कंपाउंड में जो इसके टेरिटरी पे टोटल पाई बॉन्ड होंगे उनकी संख्या को काउंट किया जाएगा। जैसे इसमें टोटल जो है यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी कि चाहे यहाँ पे sp3 हो या sp2 बन जाए, दोनों ही कंपाउंड में मुझे इनकी टेरिटरी पे रेजोनेंस को चेक करना है जिसको हम पेरिफेरल रेजोनेंस कहते हैं। इसी कारण से कंपाउंड डी भी सी कंपाउंड की तरह 14 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी जो नेचर होगी ये भी बन जाएगा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड।
अब अगर मान लो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है अगर वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड का केवल एक पाई बॉन्ड ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, जिसको हमने पैरेलल p ऑर्बिटल और ऑर्थोगोनल p ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझा था। तो यहाँ पे मेरे पास दो ट्रिपल बॉन्ड हैं और जो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा हमको एक पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करना है, यानी कि हर ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा सकता है। तो इस कंपाउंड में बाकी बचे हुए टोटल पाई बॉन्ड को अगर मैं काउंट करूं तो इसमें टोटल जो हो गए वो 16 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये जो कंपाउंड होगा वो 4n पाई रूल को फॉलो करेगा और इसकी जो नेचर होगी ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो यहां तक के डिस्कशन में हमने बहुत अच्छे से समझा कि एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अगर इन तीनों कंपाउंड को आपस में स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टेबिलिटी होती है उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास 3 कंपाउंड दिए गए हैं, अगर इनमें हक्कर रूल को ऑपरेट करें तो कंपाउंड फर्स्ट जो होता है उसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, और इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। अगर इन तीनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी कंपाउंड नंबर सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इसमें नॉन एरोमेटिक आएगा यानी कंपाउंड नंबर फर्स्ट आएगा, और लीस्ट स्टेबल इसमें कंपाउंड नंबर थर्ड यानी कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि इनको किसी भी नॉर्मल कंडीशन में हम रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं कर सकते या इनको रूम टेम्परेचर पे किसी भी तरह से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा होगा कि हक्कर रूल क्या होता है और किस तरह से डिफरेंट कंडीशन को चेक करके हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मटेरियल आपको रेलेवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।